जब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला एटम बम बनते देखा तो उसे भगवत गीता का एक जुमला याद आया, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनियाओं को तबाह करने वाला। आज हम तारीख के उसी लम्हे की गहराई में उतरेंगे जब इंसान ने खुद दुनिया को तबाह करने की ताकत हासिल कर ली थी। जो लोग इस तबाही से बच गए उन्होंने इस लम्हे को कुछ यूं बयान किया जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। सोचें ज़रा, एक ऐसी रोशनी जो आंखों को अंधा कर दे और एक ऐसी गर्मी जो हर चीज़ को पिघला कर रख दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये बम गिराया ही क्यों गया? क्या वाकई इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा। एक ऐसा दिन जो तारीख का धारा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह के 8:15 बज रहे थे। पीर का दिन था और बज़ाहिर एक बिल्कुल आम सी सुबह थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने कामों पर निकल रहे थे और पूरा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ था। बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में क्या कयामत बर्पा होने वाली है। अमरीकी तैयारे B-29 से जब लिटिल बॉय नामी एटम बॉम्ब को गिराया गया तो उससे शहर के ऊपर फटने में ठीक 43 सेकंड लगे। ये 43 सेकंड्स हिरोशिमा के लिए अमन के आखिरी 43 सेकंड्स थी। और फिर धमाका हुआ। एक बहुत बड़ा आग का गोला बना जिसका दर्जा हरारत आप अंदाजा कर सकते हैं, 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्मी। इतनी शदीद गर्मी के धमाके के मरकज के करीब मौजूद इंसान और इमारतें बस एक पल में भाप बनकर हवा में तहलील हो गईं। उसके बाद जो हुआ वो किसी कयामत से कम नहीं था। एक ही लम्हे में 80,000 लोग मारे गए। शहर की 70% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। आसमान से काली जहरीली बारिश बरसने लगी और शायद सबसे खौफनाक बात, कुछ लोगों के साये हमेशा के लिए पत्थरों और दीवारों पर नक्श होकर रह गए। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया इस नहज पर पहुंची कैसे? इस एक लम्हे को समझने के लिए हमें दूसरी जंग अजीम के इस बड़े कैनवस को देखना होगा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा था। देखें, दूसरी जंग अजीम में दुनिया बुनियादी तौर पर 2 कैंपों में बटी हुई थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, नाजी जर्मनी, इटली और शाही जापान, और दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स जिनमें बर्तानिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका, फ्रांस और चीन शामिल थे। जापान 1930 की दहाई से ही एशिया में अपनी सल्तनत को बढ़ा रहा था। 1931 में मंचूरिया पर हमला किया। 1940 तक वो फ्रांसीसी इंडो चाइना पर भी काबिज हो चुका था। जापान की इस पेशकदमी को रोकने के लिए अमेरिका ने 1941 में इस पर तेल की पाबंदी लगा दी और इसके जवाब में 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, जिसके ठीक अगले ही दिन अमेरिका भी बाज़ाब्ता तौर पर जंग का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी था जिसने इस जंग को बहुत मुख्तलिफ बना दिया था, और वो थी जापानी फौज की आइडियोलॉजी। उनके लिए हथियार डालना सबसे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती थी। इसकी 2 बड़ी मिसालें हमारे सामने आती हैं। एक तो थे कामिकाज़े पायलट्स जो जानबूझकर अपने तैयारे दुश्मन के बहरी जहाज़ों से टकरा देते थे, और दूसरा था बुशीदो का नज़रिया यानी सामुराई कोड, जिसके मुताबिक शहंशाह के लिए जान देना सबसे बड़ा एजाज समझा जाता था। इस ज़हनियत ने जापानी फौज को एक इंतहाई खतरनाक और गैर मुतवक्का दुश्मन बना दिया था। और इस ज़हनियत की हौलनाकी का अंदाज़ा अमेरिका को ओकिनावा की लड़ाई में हुआ। जापान पर बराह रास्त हमले से पहले यह आखिरी बड़ी जंग थी। इस एक लड़ाई में 12,000 अमेरिकी फौजी मारे गए, जबकि जापान के 1,10,000 फौजियों के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा आम शहरी भी हलाक हुए, जो इस जजीरे की कुल आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा थे। तो ओकिनावा की लड़ाई ने अमेरिकी कमांडरों को एक बात तो साफ बता दी थी, अगर एक छोटे से जजीरे पर कब्जा करने की कीमत इतनी ज्यादा है तो पूरे जापान पर जमीनी हमले में कितना जानी नुकसान होगा, अंदाजे नाकाबिले तसव्वुर थे। और यहीं पर अमेरिका के नए सदर हैरी ट्रूमैन के सामने एक खौफनाक दोराहा आ गया। जापान को कैसे हराया जाए, एक खूनरेज ज़मीनी हमले से या फिर एक नए खुफिया और तबाहकुन हथियार के इस्तेमाल से? उनके पास 2 ही रास्ते थे। पहला था ऑपरेशन डाउनफॉल,
یعنی جاپان پر ایک مکمل زمینی حملہ۔ اندازہ تھا کہ اس میں 10 لاکھ امریکی فوجی ہلاک ہو سکتے تھے اور جنگ کئی سال مزید چل سکتی تھی۔ اور دوسرا آپشن تھا ایٹم بم کا استعمال، ایک ایسا ہتھیار جس کے انسانوں پر کیا اثرات ہوں گے یہ کوئی بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا۔ اور پھر آخری دنوں میں واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ 26 جولائی کو اتحادیوں نے جاپان سے کہا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ 29 جولائی کو جاپان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ 6 اگست کو ہیروشیما پر بم گرایا گیا، لیکن جاپان نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور آخرکار 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا بم گرا دیا گیا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جاپان نے صرف ایٹم بموں کی وجہ سے ہتھیار ڈالے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی پیچیدہ ہے۔ اسی دوران سوویت یونین نے بھی جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر کے منچوریا پر حملہ کر دیا تھا۔ ملک کے اندر بھوک اور جنگ مخالف جذبات بھی بڑھ رہے تھے، اور آخر میں شہنشاہ ہیروہیتو نے خود مداخلت کر کے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ کئی چیزوں کا مجموعہ تھا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ایک سوال ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج ہو گیا۔ کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ کیا لاکھوں بے گناہ شہریوں کی جان لینا جائز تھا؟ یہ بحث آج تک جاری ہے۔ ایک طرف دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ ایک فوجی ضرورت تھی، بموں نے جنگ کو جلدی ختم کیا اور ایک خونریز زمینی حملے کو روکا جس سے شاید لاکھوں مزید جانیں بچ گئیں۔ دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ غیر ضروری تھا، کیونکہ سوویت یونین کے حملے کے بعد جاپان ویسے بھی ہتھیار ڈالنے کے قریب تھا اور جان بوجھ کر شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا ایک اخلاقی ناکامی تھی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اختلاف صرف تاریخ دانوں تک محدود نہیں ہے۔ جنگ کے تقریباً 50 سال بعد 1991 میں ایک سروے کیا گیا۔ اس میں 63% امریکیوں کا ماننا تھا کہ یہ فیصلہ درست تھا، جبکہ صرف 29% جاپانی سے متفق تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ اس بات پر بہت منحصر ہوتا ہے کہ آپ کہانی کے کس طرف کھڑے ہیں۔ اس پوری بحث کو ایک نقاد نے ایک بہت ہی ذاتی سوال میں سمیٹ دیا کہ کیا صدر ٹرومن یہی فیصلہ کرتے اگر ان کا اپنا خاندان ہیروشیما یا ناگاساکی میں ہوتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس فیصلے کے تمام سیاسی اور فوجی پہلوؤں کو ایک طرف رکھ کر اس کے انسانی پہلو کو سامنے لے آتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس سوال پر چھوڑتے ہیں کہ کیا کسی ایک انسان یا کسی ایک ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لاکھوں جانیں بچانے کے نام پر لاکھوں جانیں لینے کا فیصلہ کرے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔